बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस सीरीज़ में वी वर डिस्कसिंग के वो फीचर्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने सेशन के दौरान बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए। स्किल कोई सी भी हो, उस सब में ये बेसिक प्रिंसिपल्स हेल्पफुल होते हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, स्पीच थेरेपी के सेशन के हवाले से, तो उसमें उन चीज़ों के आ जाने से हमें बहुत हेल्प मिलती है और हमारे गोल्स टाइमली अचीव होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वो जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए बन रही होती है कि वो बच्चा नहीं सीख रहा, नहीं कर पा रहा, उस फेज़ को हम ओवरकम कर लेते हैं। लास्ट हमने उसमें जो डिस्कस किया था दैट वाज इमिटेशन। नेक्स्ट इज़ मैचिंग। मैचिंग में कॉन्सेप्ट उसका जो होता है बेसिकली उसकी तीन चीज़ें होती हैं जिसको कि हम उसको मैच करवाते हैं। उसके साइज़, उसका शेप और व्हाट इज़ द थर्ड वन, कलर। साइज़, शेप एंड कलर, तीनों। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की किसी की मैचिंग करवा रहा हूँ तो अब इन तीनों चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। साइज़ का, कलर का, शेप का, दो चीज़ें यकसां एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं उसकी मैचिंग कलर की करवा रहा हूँ तो शेप कोई और है, साइज़ कोई और है, बट कलर इज़ द सेम। अब अगर मैं शेप की करवा रहा हूँ तो आइटम वो डिफरेंट है, कलर वो डिफरेंट है, शेप सेम है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि तीनों एरियाज़ को हमें देखना होता है कि हमारा गोल क्या है, हम कौन सी मैचिंग करवा रहे हैं, उसको हम उसको करवाते हैं। अब एक नॉर्मल बच्चा या एक स्लो लर्नर बच्चा जो माइल्ड फीचर्स के साथ, उसके लिए तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बड़ी आसान है। एक बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे मॉडरेट टू सीवियर वाली साइड पे आ रहा है, उसको मैचिंग कराना इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टैक्टफुल आई से, फॉर द रीज़न कि सबसे पहले तो मुझे उसकी अटेंशन उतनी चाहिए जितनी देर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन उसको जो दे रहा हूँ उसको प्रोसेस कर सके, फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके और एट द सेम टाइम उसके बाद वो उस पर एक्ट कर सके, उस चीज़ को उठा के उसके साथ मिला दे, उसको दूसरी को पॉइंट कर दे, बोल के बता दे, जो भी उसका लेवल है वो उसने करना है। अब इस सारे प्रोसेस के लिए जितनी अटेंशन दरकार है, जितना अटेंशन स्पैन दरकार है, मुझे सबसे पहले ये बिल्ड करना है। अगर ये इतना अटेंशन स्पैन बिल्ड नहीं हुआ, वो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अटेंशन लूज़ कर देता है। बिहेवियर्स उसके मुझे बताएंगे कि वो उसमें जा रहा है कि नहीं। अब वो क्या होगा कि अब वो मैचिंग उसको मैं नहीं करा सकता। अब वो मैचिंग जब मैं उसको करवाऊंगा तो उससे जब वो नहीं कर पाएगा, एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उसको, मुझे, पेरेंट्स को, सबको होगी। आई मस्ट अंडरस्टैंड कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। उसके प्री रिक्विजिट्स हैं कि वो सबसे पहले बैठे। अगर ये मॉडरेट टू सीवियर वाली कैटेगरी का बच्चा है, हो सकता है ये हाइपर एक्टिव हो। अब पहले मुझे हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना है, इन उसकी जो इनसीट बिहेवियर है उसमें उसको फोकस करना है। अटेंशन थोड़ी देता है, मुझे अटेंशन बढ़ानी है। फोकस नहीं कर पाता, मुझे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं उसके, मुझे उसको नोट करना है। उसके कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, मुझे उसको एड्रेस करना है, फिर मैं मैचिंग करा सकता हूँ। अब जिसको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी वो पहले उन एरियाज़ को चेंज करेगा, बेहतर करेगा, फिर मैचिंग पे लेके आएगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो डायरेक्ट मैचिंग पे कराना चाहेगा, जितनी भी एफर्ट कर ले, जितना भी टाइम कर ले। मैचिंग अगेन एक टूल है जो हमें हेल्प करेगा आगे उसको कुछ सिखाने के लिए। टीचिंग एड है आप कह लें, मैचिंग का स्किल का आना। अब हमने वो चीज़ तो उसको सिखाई नहीं जिससे हमने हेल्प लेनी थी किसी स्टेज पे आगे, स्पीच के सेशन के अंदर, एक्शन के अंदर, कुछ ही और स्किल के सिखाने के लिए। वो हमने सिखाने से क्यों रह गए
क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है या हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मैचिंग से पहले उसकी हाइपर एक्टिविटी, उसकी अटेंशन, उसका सिटिंग टॉलरेंस, उसका बिहेवियरल इश्यूज़, उसके सेंसरी इश्यूज़, मुझे उनको टारगेट करना है पहले। अब उसमें कितना टाइम लगे, 10 दिन लगे, 2 महीने लगे, मुझे पहले उनको करना है। उसके बगैर मैं मैचिंग नहीं सिखा सकता उसको। अब मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ तो आई एम वेस्टिंग माइंड, टाइम एंड एफ़र्ट, और बच्चे का भी और पेरेंट्स के पैसे भी सब वेस्ट जा रहे हैं। सीक्वेंसिंग अगेन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ब्रेन वर्किंग से इन्वॉल्व है, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज ने कुछ पार्ट प्ले करना है, कुछ काम करना है, उस से हमने ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाना है जहाँ पे वो स्पीच की तरफ आएगा। अगर हमने ब्रेन की वर्किंग को ये छोटे लेवल के काम या बेसिक लेवल के कामों में नहीं उसको हमने स्टिमुलस दिया, नहीं हमने उसको सिखाया उसको परफॉर्म करना, तो वो बड़ा टारगेट वो कैसे अचीव करेगा? वो बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर सकता। अब सीक्वेंसिंग क्या हो सकती है? एक स्मॉलर टू बिगर वाली साइड पे भी हो सकती है, और साइज़ में भी हो सकती है, साइज़ के हवाले से हो सकती है, नंबरिंग के हवाले से हो सकती है, अल्फ़ाबेट के हवाले से हो सकती है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का कोई पैटर्न, कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो है उसको सीक्वेंस करना हो सकता है। वो स्टोरीज़ का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर स्टोरीज़ हमें मिलती हैं जिसमें थर्स्टी क्रो की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वो पिक्चर स्टोरी जो थर्स्टी क्रो की है, उसमें एक पिक्चर में दिखा रहा है कि जी दैट क्रो इज़ वेरी थर्स्टी और उसको पानी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट में उसको दिखाया कि उसको पिक्चर नज़र आ गया, उसमें पानी है। नेक्स्ट में दिखाया जी वो पानी में उसकी बीक नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट में है कि जी उसको वो जाता है पेबल्स इकट्ठे करता है, उसमें पिक्चर में डालता है, अब वो पानी का लेवल रेज होता है और नेक्स्ट पिक्चर में वो पानी पीता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उड़ जाता है। दिस इज़ द सीक्वेंस इन पिक्टोरियल फॉर्म। अब इसको बच्चे को मैं, अगर बच्चे का लेवल ऐसा है, अब अगेन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जब मैं काम कर रहा हूँ उस बच्चे के साथ विजुअल लर्नर है, मैं चीज़ें, टूल्स, ट्रेनिंग एड्स ऐसे इन्वॉल्व करूँगा जो विजुअल होंगे, नज़र आएंगे, इंटरेस्ट होगा उसका। अब उसका फोकस, अटेंशन वो बेहतर हो जाएगी। मैं वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ही उसको काम बताई जा रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ विच इज़ अनएबल टू प्रोसेस, तो वो सीक्वेंसिंग क्या करेगा? वो नहीं कर सकता सीक्वेंसिंग, बिकॉज उसकी वो एबिलिटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं कर रहा हूँ उसको। मैं उसको ईजी टू हार्ड लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं उसको हार्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुश्किल से वाले फेज़ पहले ले आया हूँ। तो मैं 5वें स्पेस फुटस्टेप उसका जो है वो 5वें पे रखना चाह रहा हूँ, पहले से नहीं स्टार्ट मैंने किया। सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ऑल द पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड टीचर्स या स्पीच थेरापिस्ट कि इस चीज़ को सिखाने के लिए मुझे उसके स्पेक्ट्रम के जो चीज़ें जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, जो उसको लर्न नहीं करने दे रही है सीक्वेंसिंग को, मुझे उसको बेहतर करना है पहले। रेपिटेटिव है, मैं उसको एक सीक्वेंस सिखाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। उसकी ड्रिल मैंने इतनी ज़्यादा करा दी उसको कि जब मैं उसको डिसेंडिंग कराने लगता हूँ तो वो फिर वही रिपीट कर रहा है पहले वाला पैटर्न। अब मुझे पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि मैंने इसको ट्रायल्स अगर इतने ज़्यादा दे दिए तो इसकी रेपिटेटिवनेस वाला फीचर जो है वो उसको उसमें ले जाएगा। तो इन फीचर्स को हमें अंडरस्टैंड करते हुए इम्प्लीमेंट करना है उसको सिखाने के लिए, देन इट वुड बी मोर ईजियर फॉर द चाइल्ड टू लर्न। प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग बेसिक फार्मूला उसका वही होता है, एक काम नहीं आता हम उसकी मदद करते हैं। मदद कैसे कर सकते हैं? फिज़िकली भी कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं, जेस्चरल भी कर सकते हैं, किसी भी अंदाज का कि हम हेल्प करते हैं। लेकिन अगेन रेपिटेटिवनेस वाले फीचर को हमें जहन में रखना है कि अगर हमने उसको वो हेल्प उसकी जो हम दे रहे हैं उसको ज़्यादा देर दे दी, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ज़्यादा ट्रायल्स उसके करवा दिए उस हेल्प के साथ, अब वो हेल्प लेने का आदी हो जाएगा।
सॉरी, एक बच्चे को मैं कहता हूँ बोलो बॉल, बच्चा वर्बल है, वो कहता है बोलो बॉल, वर्बल इमिटेशन रेपिटेशन में वो कर रहा है, एकोलेलिया में कर रहा है। अब मुझे पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। छोटी बच्ची थी एक, उसको मैं चॉइस देता था, मैं उसको कहता था ये लेना है कि नहीं, वो कहती थी कि नहीं, जब नहीं लेना होता था वो कहती थी कि नहीं। अब वो बेसिकली उसका एकोलेलिया था जो वो लास्ट पार्ट वाला पोर्शन रिपीट कर रही थी। अब अगर मुझे इसकी समझ ना आए तो मैं उसको जब कोशिश करूँगा सही करने की, मैं उसको कहूँगा आपने के नहीं बोलना, खाली बोलना है, आपने खाली बोलना है नहीं, वो कहेगी खाली बोलना है नहीं। अब फिर एकोलेलिया आ गया। तो अगर मुझे वो फीचर उसका एकोलेलिया का पता होगा, उसको सही करने का पता होगा, तब मैं उसको प्रॉम्प्ट लेवल उस तरह का दूंगा, उसमें उसको टाइमली उसको फेड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फेड अगर हम नहीं करें तो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में बच्चा चला जाता है, वो उसकी हेल्प जो है जो हम दे रहे थे वो उसके बगैर काम करता ही नहीं है। इस हद तक ये बच्चे उसको प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चले जाते हैं कि अगर मैंने उसको राइटिंग एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर मैंने उसको लिखवाने के लिए मैंने उसको पेंसिल नहीं पकड़ता था, लिखता नहीं था, मैंने उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ से उसका हाथ पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और उसको मैंने लिखवाया फॉर सर्टन पीरियड। अब वो रेपिटेशन अगर ज़्यादा हो गई, वो प्रॉम्प्ट ये जो मैं उसको हेल्प दे रहा हूँ पकड़ने का, फिज़िकल का, ये ज़्यादा देर मैंने इसको दे दिया, फेड आउट ना किया टाइमली, अब वो बच्चे में राइटिंग एबिलिटी तो आ गई, सीखना तो वो तो उसने प्रोसेस सीख लिया, लेकिन वो प्रॉम्प्ट का डिपेंडेंट इतना हो गया कि अगर मैं उसके पास नहीं हूँ तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने ही दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ते हैं और लिख इस हाथ से रहे हैं राइट से, लेकिन लेफ़्ट को यूज़ कर रहे हैं टू गेट दैट टच जो उसको मिलता रहा है ज़्यादा अरसा, एज ए प्रॉम्प्ट में देता रहा। अब उस टच को, उस फीलिंग को लेने के लिए वो अपने ही हाथ से उसको पकड़ के लिख लेते। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग एक नॉर्मल वे में क्या होती है और माइल्ड केस के साथ कैसी हो सकती है, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर के साथ उसमें हमें ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि वो प्रॉम्प्ट का लेवल हमें रिड्यूस करना होता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चला जाता है, रेपिटेटिवनेस वाला फीचर उसको रिपीट करने पे लगा देता है और वो मजबूर हो जाता है उस काम को उस तरह करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को अगर हम बीइंग प्रोफेशनल या बीइंग पेरेंट नहीं समझेंगे तो हम वो मिस्टेक कर देंगे जो बच्चे को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम कर देगी। वो हम अपना सर पटकते रहे, हम उसको एग्रेसिवली डांट भी देंगे सामने, ये क्या तुम करते हो, ऐसे तो नहीं मैंने कहा, मैं ऐसे तो नहीं कहा। हम गलत कर रहे हैं ना, वो तो उसकी फीचर है, वो तो उसने तो ऐसे करना है। तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको गलत पढ़ा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड ये फीचर्स का इफेक्ट क्या होता है उसमें। रीइंफोर्समेंट बेसिक प्रिंसिपल्स में जिस तरह पहले हमने बात की उसी में आ जाता है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ अब्रॉड, ABA थेरेपी सेशन, ये वो स्पीच थेरेपी सेशन, वो क्या करते हैं कि रीइंफोर्सर बॉक्स है छोटा सा रखा हुआ, उसमें चंक्स हैं चॉकलेट के, बंटीज़ हैं, समथिंग ईटेबल है, सम कुछ ऐसे प्राइमरी रीइंफोर्सर है, या कोई टॉयज़ ही हैं उसके अंदर, डिंकीज़ हैं वो उसने रखी हुई हैं और उसको जो है वो कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है थेरेपिस्ट। अब वो जब उसको रीइंफोर्स कर रहा है तो उसमें एक छोटा सा काम उसने किया, टास्क जो भी था, गोल जो भी था, छोटा सा काम उसने किया, उसने वो एक चंक चॉकलेट का उसको दे दिया, बंटी दे दी, वो टॉय दे दिया, व्हाट्सएवर इट इज़, फिर एक इंस्ट्रक्शन दी, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया, इफ़ इट वाज अ करेक्ट रिस्पॉन्स उसने फिर वो निकाला और दे दिया। कीप डूइंग द सेम थिंग।
कितनी वीडियोस होंगी, आप लोग भी उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, डिफरेंट सर्च में डाल के इंजन पे। इसमें एक चीज़ बड़ी गलत हो रही है, मैं बच्चे को, वो रेपिटेटिव ऑलरेडी है, मैं उसको लगा रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्स के अगेंस्ट बाद में तुम्हें एक मिलना है, एक साइकिल, एक पैटर्न मैंने उसको डेवलप कर रहा हूँ। अब वो उसको रिपीट करना चाहेगा। जहाँ मैंने रीइंफोर्समेंट फिज़िकली उस तरह की नहीं दी, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पे उसको उसके बिहेवियर्स ट्रिगर भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस रीइंफोर्समेंट को अगर आज दो छोटे टास्क पे दे रहे हैं तो कल हम उसको 4 छोटे टास्क के बाद दें, सेम नहीं रखें, उसको प्रोलॉन्ग करते रहें, उसको रिप्लेस कर दें किसी दूसरी रीइंफोर्समेंट से जो कि प्रोफेशनल या टीचर खुद भी हो सकता है। आई नेवर यूज दिस प्राइमरी रीइंफोर्सर्स इन माई 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसी बच्चे के साथ भी। आई हार्डली रिमेंबर सम टाइम कि मैंने कोई इस तरह का प्राइमरी रीइंफोर्सर, ख़ासतौर पे ईटेबल्स जो होते हैं, वो मैंने यूटिलाइज़ किया हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा इंटरेक्शन बच्चे के साथ जो होता है वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट होता है। वो मेरे साथ, मैं उसको इस स्टेज पे ले आता हूँ जहाँ उसको अच्छा लगे मेरे साथ इंटरेक्ट करना। इफ़ वी सक्सीड इन कमिंग टू दैट लेवल क्लोजर टू द चाइल्ड, किसी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं आती। आप खुद रीइंफोर्सर हैं उसके लिए, और स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर। तो ये रीइंफोर्समेंट अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। समटाइम्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसकी पास मौजूद चीज़ को आप लेट मी ऐड समथिंग टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एज वेल। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैंने बहुत लोगों से पूछता हूँ, जब मैंने सुना ये लफ्ज़ तो मुझे उसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी कि व्हाट इज़ दिस, मुझे समझ नहीं आती थी। किसी ने कहा जी कि उसको टॉफ़ी नहीं देंगे तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसको पार्क लेके जाएंगे तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इतनी आसान है कि एनीथिंग विच ही ऑलरेडी हैज़, उसके पास है, उसकी है, उसको आपने विड्रॉ कर रहे हैं, नेगेटिव है, माइनस है, निकाल देना है, ले लेना है, दिस इज नेगेटिव। अब वो उसके पास पहले से हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट जो है वो इसका ये होता है कि आपने जब आप किसी से कोई चीज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के रूल के अंडर लेते हैं तो उसको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं लेते हैं। 24 आवर्स टू 48 आवर्स इज़ अ मैक्सिमम टाइम जो मैं सजेस्ट करूँगा, फॉर द रीज़न कि अगर वो आपने इससे प्रोलॉन्ग ले ली, उसकी उस रीइंफोर्सर की या उस चीज़ की जिस अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी उसको इतने पीरियड प्रोलॉन्ग में। तो इट शुड बी टेकन फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड देन गिवन बैक, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के हवाले से एक चीज़ मेरे जहन में आई तो आई शेयर। थैंक्स फॉर लिसनिंग जी, और विल कंटिन्यू नेक्स्ट इसी सीरीज़ के अंदर। और टेक केयर टिल देन। और आप स्टेप टू लर्न यू चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन चीज़ों को मैक्सिमम शेयर करें टू कंट्रीब्यूट टू माय एफर्ट्स। थैंक्स अ लॉट।